नमस्ते। कक्षा 10वीं के बच्चों के 2 शंकाओं का निवारण मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आपको लग रहा है कि 30% कोर्स कोरोना के कारण इस वर्ष कम हो गया, तो बहुत ही कम पढ़ना है। और दूसरी बात ये कि विकल्पात्मक प्रश्न आएंगे आपके लगभग 15 से 20 नंबर के। 80 नंबर के प्रश्न पत्र में 15 से 20 नंबर के विकल्पात्मक प्रश्न होंगे, तो हम तुक्का मार के आ जाएंगे, उसमें पढ़ने की क्या जरूरत। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहती हूँ कि ये दोनों ही अपनी भ्रम धारणाएं आपकी, और इन्हें जितने जल्दी दूर कर लें उतना ही अच्छा होगा। पहली चीज, अगर आपका 30% CBSE ने पाठ्यक्रम कम किया है तो निश्चित ही वो अपेक्षा करेगी कि कम पाठ्यक्रम को 70% जो पाठ्यक्रम आपका है उसे आप थॉरो स्टडी, बहुत गहराई में जाके आप उस पर अध्ययन करें, बारीकियों को समझें और पाठों को अंदर तक उसकी गहराइयों के साथ उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट करें। और दूसरी बात विकल्पात्मक प्रश्नों की, तो जहाँ तक विकल्पात्मक प्रश्न है उसमें हमें लिखने में भले ही समय कम लगता है, लेकिन उसमें विकल्प पूरा लिखना आपको जरूरी है। कुछ बच्चे का खा गा घा में केवल घा लिखाते हैं, ये गलत तरीका है। कई बार इसमें जांचकर्ता आपको अंक नहीं देगा। तो सबसे पहले तो आप विकल्प पूरा लिखें, जो भी विकल्प आपने चुना, घा और उस घा पर जो विकल्प है उसे पूरा लिखिएगा। दूसरी बात, आपको लगता है कि आपने 1 2 3 4 किया और ये 4 जा रहा है, 4 सही है, ये तो आप भूल कर भी इस वर्ष नहीं कर सकते हैं। अन्य परीक्षाओं में ये तुक्के चलते हों, पर इस वर्ष हिंदी की परीक्षा के लिए बिल्कुल ही नहीं। मैंने अच्छी तरह स्टडी की, अच्छी तरह अध्ययन किया आपके विकल्पात्मक प्रश्नों का, और मैं इस निष्कर्ष पर आई कि आपको गहराई में जब तक पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इन वीडियोज को गहराई से नहीं सुनेंगे, तब तक आप सही विकल्प को पकड़ ही नहीं सकते। ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने की जरूरत है। उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, उदाहरण में ले लेती हूँ। आपके साहित्य में भी, कविताओं में भी आपके विकल्पात्मक हैं, आपके अपठित में भी विकल्पात्मक हैं, आपके व्याकरण में भी विकल्पात्मक प्रश्न है। तो मैं एक साधारण सा कविता का उदाहरण लेके आपको दिखा रही हूँ कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसमें अगर आपको 4 कवियों के नाम दिए हैं, चारों ही उर्दू के शायर हैं, तो आपको जब तक नहीं पता कि कैफी आजमी है, और मान लीजिए उसके साथ सैयद अख्तर हुसैन रिजवी नाम भी दिया हुआ है, और आपको नहीं पता कि इनका पूरा नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी है, तो आप 1 नंबर पूरा खो देंगे। जबकि उधर आपका तुक्का कैसे लगाओगे आप? राही मासूम रजा लिखा, सैयद अख्तर हुसैन लिखा, फिर एक रिजवी लिखा, एक कैफी लिखा, आजमी लिखा, तो आप कैसे जानोगे? तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि कैफी आजमी के नाम से जो मशहूर हुए, उनका मूलतः नाम सैयद अख्तर हुसैन रिजवी था। ऐसे ही इसमें अगर एक दूसरा विकल्प हो कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, इसका क्या तात्पर्य है? विकल्प 4 दिए आपके पास कि सैनिक सोच समझकर आगे बढ़ें, सैनिक देश के बारे में सोचते रहें, बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे, बलिदानी सैनिक आगे बढ़ने की सोच में रहें। जो कम पढ़ेगा उसे चारों ही विकल्प सही लगेंगे, क्योंकि गलत कोई भी विकल्प नहीं है, पर जो अच्छी तरह गहराई में जाके पढ़ेगा वही समझ पाएगा कि इसमें वरीयता किस विकल्प को देना है, प्रथम नंबर पर कौन सा विकल्प है, प्रश्न बनाने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इसमें से बलिदानी सैनिकों की परंपरा बनी रहे, इसको आपको पहले नंबर पर रखना है। अगर दूसरा विकल्प पूछा है कि सैनिक किसे सजाने के लिए कहते हैं, देश के कुर्बानियों को, जश्न मनाने वालों को,
भारत माता को, बलिदानी सैनिकों के जत्थों को। आपको सभी सही लगेंगे, लेकिन जब आप अच्छी तरह विश्लेषण करोगे, बार बार देखोगे, तभी आप एक ही पंक्ति लिखना है आपको, घा नाम डाला और बलिदानी सैनिकों के जत्थों को। लेकिन अगर आपने देश की कुर्बानियों को, और आपको लगेगा सही तो है, इसी को सजाने के लिए तो कह रहे हैं, तो आप खुश होके लौट सकते हैं परीक्षा हॉल से। लेकिन जब आप अपने शिक्षक से बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जो चुन के आए हैं वो विकल्प गलत है। तो सबसे जरूरी है कि हम गहराई में पाठों की व्याख्या को सुनें। जितने आपके पास रिसोर्स हैं उन सब रिसोर्सों का सदुपयोग करें, और घर बैठे आप ज़्यादा स्टडी के लिए आंख बंद करके भी आप वीडियो सुन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, लेकिन कभी मत सोचें कि आपको कम पढ़ना है। व्याकरण में तो ये और भी कठिन काम है कि अगर आपको वाक्य आया कि मिसेस जैन हिंदी पढ़ाती हैं, तो सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है, तो आप तभी तो समझ पाओगे कि इस वाक्य में एक क्रिया है, इसलिए ये सरल वाक्य है। मिसेस जैन हिंदी पढ़ाती हैं और वीडियो के माध्यम से आपकी सहायता कर रही हैं, तो इसमें और लगा है, दो क्रियाएं हैं, पढ़ाती हैं और वीडियो के माध्यम से, तो ये आपका और लगने से संयुक्त वाक्य है। लेकिन आपको जानना जरूरी है, चूंकि मैं हिंदी को लोकप्रिय बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं हिंदी पढ़ाने के, उसे रोचक बनाने के हर संभव प्रयत्न कर रही हूँ। अब इधर चूंकि और इसलिए है, इसलिए मिश्र वाक्य है। लेकिन जानोगे कैसे? जानोगे तो तभी ना जब एक क्रिया सरल, जब और या किसी विकल्प से जुड़ा हुआ हो, तो योजक शब्द से जुड़ा हुआ हो, तो संयुक्त, जब आश्रित हो और मुख्य शब्द वाक्य हो, तो आपका मिश्र। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना मेरे बच्चों बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ में आपका अपठित तुक्का मत मारना, पहले अपठित को अच्छी तरह पढ़ना, फिर विकल्पों को जांचना, फिर उसमें वरीयता का क्रम रखना कि पहले नंबर पर कौन सा आएगा। 2 और 3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से जब आप पूरे में पूरे अंक लाओगे, तभी आपके पाठ्यक्रम कम होने का फायदा होगा, और तभी विकल्पात्मक प्रश्नों से सीबीएसई जो सहूलियत देना चाहती है उसका आपको फायदा होगा। और अंतिम सीख, हिंदी को बिल्कुल कम ना आके। जो बच्चे हिंदी में अच्छे अंक लाते हैं, भाषा किसी को भी कम नहीं आंकते, वही जीवन में तरक्की करते हैं, और वही बोर्ड की परीक्षा में भी अपना रिजल्ट बहुत अच्छा बनाते हैं। ये मेरा सालों का अनुभव कहता है। और हिंदी में अंक अधिक लाना मुश्किल नहीं है। मेरे बच्चे 100 में 100, 100 में 100 अंक भी लाए हैं, और 98, 99 लंबी लिस्ट होती थी इन अंकों वाली। और कक्षा के 30 बच्चों में से 15 बच्चे 95 अबव। तो मैं फक्र के साथ भी कह सकती हूँ और विश्वास के साथ भी कह सकती हूँ कि अंक लाना मुश्किल नहीं है। किसी विषय को कम मत आंकना और अच्छी तैयारी करना, तभी आप जिंदगी की परीक्षा में भी सफल होगे और अपना मुकाम हासिल करोगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।